नमस्कार। आज हम एक ऐसी जबरदस्त ऐतिहासिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें प्राचीन कोसल और बस्तर के करीब 600 सालों के शानदार इतिहास में ले जाएगी। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी शिलालेखों और सिक्कों में कैद है। सोचिए, विशाल साम्राज्यों का उदय, उनका स्वर्ण युग और महाप्रतापी राजाओं के बीच का टकराव। चलिए सीधे इस रोचक इतिहास में उतरते हैं। तो इस चर्चा में हम प्राचीन कोसल के राजवंश, शरभपुरियों का शासन, पांडुवंशियों का स्वर्ण युग, बस्तर के छिंदक नाग, सोमेश्वर प्रथम के अभियान और इनकी ऐतिहासिक विरासत को करीब से समझेंगे। प्राचीन कोसल के राजवंश। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ का भूगोल समझना जरूरी है। एक तरफ था दक्षिण कोसल का हरा भरा उपजाऊ मैदानी इलाका और दूसरी तरफ थे बस्तर के बेहद घने और रहस्यमय जंगल। यही भूगोल इन राजवंशों का आधार बना। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो समझ आता है कि कैसे 5वीं शताब्दी में शरभपुरियों ने नींव रखी, फिर 6ठी शताब्दी आते आते पांडुवंशियों ने उसी क्षेत्र को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया और फिर सदियों बाद 11वीं शताब्दी में सुदूर दक्षिण के बस्तर में छिंदक नागों का एक बिल्कुल नया शक्ति केंद्र उभर कर सामने आया। शरभपुरियों का शासन। इस श्रृंखला में सबसे पहला बड़ा नाम है शरभपुरियों का। इन्होंने शुरुआत में अपनी राजधानी शरभपुर को बनाया था। अब सवाल यह है कि हमें इनके इतने मजबूत प्रशासन के बारे में पता कैसे चलता है। इसका जवाब है इनके ताम्रपत्र यानी तांबे के पत्र। ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं है। दरअसल इन्हीं के जरिए हमें इनके जमीन के अनुदान, अधिकारियों के अधिकार और प्रशासन की सटीक जानकारी मिलती है। इनका पूरा प्रशासन ग्राम और भुक्ति जैसी इकाइयों में बहुत ही बखूबी बटा हुआ था। खैर, इस राजवंश के वैभव और अमीरी का सबसे बड़ा सबूत इनके सिक्के थे। राजा प्रसन्नमात्र ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे और सच कहूं तो इतिहास में सोने के सिक्के जारी करना कोई आम बात नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण था कि उनका राज्य बेहद समृद्ध था और वहां अपार धन संपदा मौजूद थी। अब इन सिक्कों के बारे में सबसे दिलचस्प बात यहां देखिए। इन पर गरुड़, शंख और चक्र बने हुए थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि ये सिर्फ उनकी आर्थिक ताकत का दिखावा नहीं था, बल्कि ये बताता है कि राजा कट्टर वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। इन्होंने अपने धर्म को अपनी राजमुद्रा का एक अटूट हिस्सा बना लिया था। जैसे जैसे इनका साम्राज्य बड़ा होने लगा, सिर्फ शरभपुर से काम चलाना मुश्किल हो गया। इसीलिए राजा सुदेवराज ने एक बहुत ही सटीक रणनीतिक कदम उठाया और सिरपुर को दूसरी राजधानी का दर्जा दे दिया। मजे की बात यह है कि यही वो फैसला था जिसने उस भौगोलिक आधार को तैयार किया जहां आगे चलकर अगला महान राजवंश अपनी सत्ता जमाने वाला था। पांडुवंशियों का स्वर्ण युग। शरभपुरियों के पतन के बाद सिरपुर की सत्ता आई पांडुवंशियों के हाथ में। ये सिर्फ एक आम सत्ता परिवर्तन नहीं था, ये दक्षिण कोसल के उस युग की शुरुआत थी जिसे हम बिल्कुल सही मायनों में इसका स्वर्ण युग कह सकते हैं। अब सोचिए, इन राजाओं की महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी होगी। इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि पांडुवंशी राजा तीवरदेव ने खुद को कोसलाधिपति यानी कोसल का स्वामी होने की उपाधि दी। ये सिर्फ दिखावे का नाम नहीं था, ये उनके आक्रामक विस्तारवादी होने का खुला ऐलान था। और यही चीज हमें इन ताम्रपत्रों में साफ साफ दिखती है। इन रिकॉर्ड से पूरी तरह पुष्टि होती है कि तीव्रदेव ने छोटे बड़े लगभग सभी प्रमुखों को अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली थी। उनका दबदबा सिर्फ दक्षिण कोसल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अपना साम्राज्य ओडिशा और आसपास के सीमावर्ती इलाकों तक फैला लिया था। पर अगर पांडुवंश के सच्चे स्वर्ण युग की बात करें तो वो आया महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में। इनका लगभग 60 सालों का लंबा शासन था। ये वो वक्त था जब सैन्य शक्ति, लाजवाब वास्तुकला और धार्मिक सहिष्णुता का एक बेहद दुर्लभ बैलेंस बन गया था। इन्होंने प्रसिद्ध लक्ष्मणेश्वर मंदिर जैसे कई शिव मंदिर बनवाए और साथ ही बौद्ध विहारों को भी पूरा संरक्षण दिया। और हाँ, इसी शांति और समृद्धि के दौर में एक बहुत ही खास अंतर्राष्ट्रीय घटना भी हुई थी। मशहूर चीनी यात्री ह्वेन सांग ने इसी समय इस क्षेत्र का दौरा किया था। बस्तर के छिंदक नाग। अब चलिए थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं, बस्तर के घने और बेहद दुर्गम जंगलों में। यहां 11वीं शताब्दी के आसपास एक नई और बेहद ताकतवर सत्ता उभर कर आई, छिंदक नाग राजवंश। यहां का भूगोल किसी भी आम सत्ता के लिए एक चुनौती हो सकता था, लेकिन इन छिंदक नागों ने इस भूगोल को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। इन्होंने चक्रकोट और बारसूर को अपना केंद्र बनाया और एक ऐसी मजबूत स्वतंत्र रियासत खड़ी कर दी जिसे हराना उस वक्त के बड़े बड़े साम्राज्यों के लिए भी लोहे के चने चबाने जैसा था। इनके बारे में एक हैरानी वाली बात जानते हैं?
इनके राजध्वज यानी झंडे पर सिर्फ नाग या सांप का चिन्ह ही नहीं था, उसके साथ साथ एक बाघ और एक बाघ का बच्चा भी गर्व से प्रदर्शित होता था। ये सीधे तौर पर इस राजवंश की उस उग्र और स्वतंत्र पहचान को जिंदा करता है जो बस्तर के घने जंगलों की ही तरह बिल्कुल अडिग थी। सोमेश्वर प्रथम के अभियान। छिंदक नाग राजवंश में सबसे महत्वाकांक्षी और ताकतवर शासक थे सोमेश्वर प्रथम। इनके सैन्य अभियानों का पैमाना बिल्कुल अलग ही था। इन्होंने अपनी सीमाओं को लगभग हर दिशा में फैलाया। सबसे पहले उड्र यानी आज के ओडिशा पर जीत हासिल की, फिर दक्षिण के शक्तिशाली वेंगी साम्राज्य पर एक नहीं बल्कि दो बार हमला करके उसे तबाह कर दिया, और लिम्पा तथा लांजिका जैसे क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लिया। ये रुकने वालों में से नहीं थे। तो अब अहम सवाल ये उठता है कि हमें इन जीतों के बारे में कितना भरोसा है। ये कोई किस्से कहानियां नहीं है। 39 लाइनों वाला कुरुसपाल शिलालेख इन विशाल विजयों का सबसे बड़ा और ठोस प्रमाण है। इस अकेले पत्थर पर सोमेश्वर के पराक्रम, उनकी बड़ी सेना की ताकत और उनके जीते गए क्षेत्रों का पूरा ब्यौरा साफ साफ उकेरा गया है। लेकिन जैसा कि इतिहास में हमेशा होता है, जब दो ताकतवर राजा आमने सामने होते हैं तो किस्से भी दो ही बनते हैं। यहां टकराव हुआ सोमेश्वर प्रथम और कलचुरी राजवंश के जाजलदेव प्रथम के बीच। अब दोनों पक्ष क्या दावा करते हैं उस पर ध्यान दीजिए। एक तरफ कुरुसपाल शिलालेख ये गुणगान करता है कि सोमेश्वर ने 6,96,000 गांवों पर जीत हासिल की थी। वहीं दूसरी तरफ रतनपुर के शिलालेख में सीधे दावा किया गया है कि कलचुरी राजा जाजलदेव ने सोमेश्वर को पूरी तरह से धूल चटा दी और उन्हें बंदी बना लिया। ये प्राचीन दस्तावेजों का एक बिल्कुल क्लासिक आमने सामने का टकराव है। और इसी रतनपुर शिलालेख में इस युद्ध के बाद का एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा दर्ज है। इसमें लिखा है कि जाजलदेव ने युद्ध में सोमेश्वर और उनके परिवार को बंदी तो बना लिया था, लेकिन बाद में अपनी माता के कहने पर उन्होंने बंदियों को ससम्मान वापस छोड़ दिया। सोचिए, इससे हमें उस दौर की कूटनीति समझ आती है। युद्ध भयानक होते थे, मगर वहां भी सम्मान और डिप्लोमेसी के कुछ बेहद कड़े नियम हुआ करते थे। ऐतिहासिक विरासत। ये सब किस्से कहानियां हमें उस महान विरासत की तरफ ले जाती हैं जो इन राजवंशों ने छोड़ दी है। कोसल और बस्तर के इन आपस में टकराते और उभरते साम्राज्यों ने मध्य भारत की राजनीति, वास्तुकला और पूरे कल्चर को बनाया और बदला। आज हम इन विशाल सेनाओं, स्वर्ण युगों और भयानक दुश्मनी के बारे में इसीलिए जान पाते हैं क्योंकि इन शासकों ने समझदारी दिखाई और अपनी कहानी पत्थरों और धातुओं पर उकेड़ दी। महल ढह गए, शहरों पर जंगल उगाए, लेकिन ये ताम्रपत्र, सोने के सिक्के और शिलालेख ये आज भी उस सुनहरे युग की आवाजें हम तक पहुंचा रहे हैं। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए जरा इस एक बात पर गौर कीजिए। शरभपुर, सिरपुर और चक्रकोट जैसी आलीशान राजधानियां जो कभी शक्ति के ऐसे अजय केंद्र थीं जहां परिंदे भी पर नहीं मार सकते थे, वो सब वक्त के साथ जंगलों में विलीन हो गईं। जो सत्ता कभी अनंत और असीमित लगती थी, वो आज मिट्टी से खोदकर निकाले गए कुछ सिक्कों और पत्थरों तक सिमट कर रह गई है। तो क्या ये इतिहास हमें चुपके से ये सिखाता है कि वक्त आखिरकार कितने भी बड़े साम्राज्य को अपने भीतर समा ही लेता है? इस गहरे सवाल के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इतिहास की परतों को खोलने की ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी।